जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर की डेफिनेशन के बारे में। सो फ्रोजन शोल्डर आल्सो नोन एज एडेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर को हम क्या कहते हैं, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, और इसे प्री अर्थराइटिस भी कहा जाता है। इसे कॉमनली हम कंधा जाम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज प्रोग्रेसिव पेन एंड स्टिफनेस ऑफ क्लियोनोह्यूमरल जॉइंट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, फिब्रोसिस, कंट्रेक्चर। सो रिवर्स, इसमें क्या होता है कि वो कंडीशन है जिसके अंदर आपकी प्रोग्रेसिव क्या होता है, आपको पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। साथ साथ ये होता है कि जो आपका ग्लियोनोह्यूमरल जॉइंट है, जैसे कि आपको पता है कि शोल्डर जॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्लियोनोह्यूमरल जॉइंट, तो उसमें क्या हो जाती है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, और मसल्स, आपको पता है कि मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं आपस में, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन उनके फाइबर्स के आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर ये लेटरल स्टेज के अंदर इसमें कंट्रैक्चर्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, कंट्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, एंड इट इट इज लीडिंग टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि जो आपकी पैसिव एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, वो क्या हो जाती है, आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जिसमें आपके आगे प्राइमरी और सेकेंडरी काजेज। फ्रोजन शोल्डर को हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, कौन से ऐसे स्पेशल टेस्ट जो फ्रोजन शोल्डर में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी आगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जिसमें आपके पास फ्रीजिंग, फ्रोजिंग और थॉइंग स्टेज आते हैं। कैप्सुलर पैटर्न ऑफ फ्रोजन शोल्डर की कैप्सुलर पैटर्न होता क्या है। सो कैप्सुलर पैटर्न ये होता है कि जब आपका इंटायर जॉइंट जो है वो क्या हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, टाइट हो जाए, और क्या हो जाए है कि उसके अंदर लेटरल डीजेनरेटिव कंडीशंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो दिया था वो डॉक्टर जेम्स ने दिया था, डॉक्टर जेम्स सीरिक्स ने कैप्सुलर पैटर्न की कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम बात करें कैप्सुलर पैटर्न ऑफ फ्रोजन शोल्डर की, तो इसमें आ जाता है कि आपकी एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन इज मोर देन लिमिटेड देन अबडक्शन, अबडक्शन इज लिमिटेड देन इंटरनल रोटेशन, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन आपकी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी फ्रोजन शोल्डर के अंदर। हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 स्टेज को हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज, नंबर 2 को हम कहते हैं फ्रोजन स्टेज, और नंबर 3 स्टेज आपकी आ जाती है थॉइंग, जिसे हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। सो फ्रीजिंग स्टेज ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया है। आप बैठे हुए होते हैं या कोई भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, अचानक क्या होता है कि आपके शोल्डर जॉइंट जो है उसमें ग्रेजुअली क्या होता है कि ऑनसेट होना शुरू हो जाता है पेन का, और आपकी एक्टिविटीज जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं। इसमें क्या है कि आपकी मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, ग्रेजुअल ऑनसेट हो जाता है आपको पेन का, और साथ साथ अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 6 वीक्स टू 9 मंथ्स जो है इसकी ड्यूरेशन है। सो इसके बाद क्या होता है कि व्यूवर्स, आपका जो सेकेंड स्टेज जो होता है शोल्डर जॉइंट का, यानी फ्रोजन शोल्डर का, उसे हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं। याद रखें व्यूवर्स कि आपकी बॉडी के अंदर एडेप्टेबिलिटी का मैकेनिज्म होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एडेप्टेबिलिटी होती है। आप किसी भी कंडीशन के अंदर हो, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हो, शुरू शुरू में आपको डिफिकल्टी होती है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आपको क्या होता है कि आपको अडेप्ट हो जाते हैं आप उस इन्वायरमेंट में और उस कंडीशन के साथ, ठीक है। लेकिन आप फ्रोजन स्टेज में भी यही होता है कि आपका पेन तो सबसाइड हो जाता है, लेकिन आपकी स्टिफनेस जो है वो रिमेन रहती है। इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 to 6 मंथ जो है इसकी ड्यूरेशन होती है। इसके बाद आपका आ जाता है थॉइंग स्टेज, जिसे हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। व्यूवर्स याद रखें कि जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो बिना किसी ट्रीटमेंट या फिजिकल थेरेपी के 1 ईयर में आपका ठीक तो हो जाता है, लेकिन ये जो थॉइंग स्टेज में रिकवरी होती है आपकी, वो क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स के जो आपस में फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एबनॉर्मली वो अलाइन हो जाते हैं, और बाहर से तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पेन जो है सबसाइड हो गया और आपकी कुछ एक्टिविटीज जो है वो इम्प्रूव हो गई, लेकिन अंदर आपके जो शोल्डर जॉइंट है उसमें क्या हो जाता है, कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। सो अगर आप एबनॉर्मली आपकी रिकवरी हुई है तो उसे हम थॉइंग स्टेज में तो क्या होगा,
कि आपकी मूवमेंट तो बिगेंस होने वाले, यानी कि मूवमेंट में तो आपको फर्क आएगा, पेन भी सबसाइड हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो रिकवरी है वो क्या है, एबनॉर्मली हुई है और आपको कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गए हैं। अगर आपने फिजिकल थेरेपी करवाई है और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उससे स्टेप बाय स्टेप आपने जो है उसे फुलफिल किया है, तो आपकी क्या हो जाती है कि रिकवरी वो नॉर्मली हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि आपकी मूवमेंट जो है वो बिगेंस टू क्या हो जाती है, इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। साथ साथ आपकी ग्रेजुअल एक्टिविटीज यानी जो डेली एक्टिविटीज है वो भी, उनमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म हो जाती है और वो भी नॉर्मल हो जाती है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी टाइम में आ गया 6 मंथ्स to 2 years इसकी ड्यूरेशन होती है। सिक्योर्स फेलो, अब हम बात करने जा रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये सब चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। सो पेन, सबसे पहले साइन आपका ये आ गया कि पेन, ठीक है। पेन क्या होगा कि ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, सही। आप कोई भी आपकी एक्टिविटी इस कदर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी कि अगर आप कोई काम करने लगेंगे तो आपको क्या होगा कि सडनली ग्रेजुअली पेन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा कि वर्स होगा एट नाइट, ठीक है, रात के टाइम ये कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी। डिफ्यूज शोल्डर पेन, और शोल्डर जहाँ पर आपकी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है यानी मसल्स जहाँ पर आपके बहुत ज्यादा टाइट है वहां पर क्या होगा, आपको डिफ्यूज पेन होगा। इसके अलावा क्या होगा कि शोल्डर के अंदर स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है। बहुत आपकी एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी स्टिफनेस की वजह से। नंबर थर्ड पे आ गया कि आपकी फंक्शनल लिमिटेशन, यानी कि आपको कोई भी काम वगैरह करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। और ये कंडीशन जब वर्स हो जाती है, यानी कि जब इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा आपकी काफी टाइम तक ये कंडीशन रहती है, तो आपको क्या होता है कि इवन कॉम्बिंग करने में, यानी कि हेयर कॉम्बिंग करने में, शर्ट आपको चेंज करने में, या आपको ओवरहेड कोई भी एक्टिविटीज वगैरह करने में क्या होता है कि आपको पेन होना शुरू हो जाता है। प्राइमरी काजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। सो प्राइमरी काजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी काजेस क्या है कि इन्हें इडियोपैथिक भी कहा जाता है, यानी कि किसी और पैथोलॉजी की वजह से फ्रोजन शोल्डर आपका काज हो। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, यानी कि डायबिटीज का उसको इश्यू है, या किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, तो इस बीमारी की वजह से क्या होगा कि ये इफेक्ट करेगी आपके शोल्डर जॉइंट पे, और आपको फ्रोजन शोल्डर में वो डेवलप हो सकता है, यानी आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो सकती है। इसका क्या है कि नो अंडरलाइन काज, यानी कि अगर देखा जाए कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस या थायराइड डिजीज है, बट ये है कि उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हुआ है, ठीक है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर खुद नहीं हुआ है, तो ये क्या है, नो अंडरलाइन काज भी हम प्राइमरी काजेस को कहते हैं। कॉमन क्या है कि कॉमन देखा गया है कि अगर आपकी एज 40 to 60 है, एज फैक्टर, अगर फीमेल्स है, यानी कि फीमेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर में होती है फ्रोजन शोल्डर के, ग्रेटर देन मेल्स, ठीक है। अगर कोई 40 to 60 ईयर की फीमेल है और वो एसोसिएटेड है डायबिटीज मेलाइटिस, यानी उसे डायबिटीज का इश्यू है, या थायराइड डिसऑर्डर यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसे चांसेस हो सकते हैं कि लेटर ऑन या उसे फ्रोजन शोल्डर के चांसेस हो सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर उसे डेवलप हो जाए। फिर आ गया कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, ठीक है। इंट्रेंसिक में आपके पास आ गया रोटेटर कफ टेयर। इंट्रेंसिक इससे कहते हैं कि जब आपकी कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से, ठीक है, रिमेंबर गाइस कि जब आपकी अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी हो जाए तो उसे हम इंट्रेंसिक कहते हैं। एक्सटेंसिक यानी कि कोई एक्सटर्नल काज की वजह से आपको पैथोलॉजी हो, उसे हम एक्सट्रेंसिक कहते हैं। सो आपके इंट्रेंसिक में आ गया कि अगर आपको रोटेटर कफ का टेयर भी हो सकता है, उस बाइसेप टेंडिनाइटिस, कैल्सिफिक टेंडिनाइज, इन डिजीज की वजह से क्या हो सकता है कि लेटर ऑन आपको फ्रोजन शोल्डर जो है वो डेवलप हो सकते हैं, यानी कि आपको जो कैप्सुलर पैटर्न है वो स्टिफ हो सकता है, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और आपको मूवमेंट के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना आपकी मूवमेंट में देखी जा सकती है। सो यूर्स से आ गए आपके इंट्रेंसिक फैक्टर। अगर हम एक्सटेंसिक की बात करें तो एक्सटेंसिक में आ गए कि पोस्ट फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि आप क्या हुआ है कि आप गिरे हैं, ठीक है ना, आपको फ्रैक्चर आ गया शोल्डर जॉइंट में, फिर उसके बाद क्या है कि लेटर ऑन वो आपके फ्रोजन शोल्डर के अंदर, यानी आप फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड सिम्टम्स में डेवलप हो चुका है। नंबर टू पे आ गया, आप या तो पोस्ट सर्जिकल इमोबिलाइजेशन है, काफी टाइम आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है, और आपने क्या किया है कि फिजिकल एक्टिविटी को आपने बिल्कुल ही लिमिटेड कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर जो है ना वो इमोबिलाइज हो जाएगा। जब वो काफी टाइम तक इमोबिलाइज रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, उसमें स्टिफनेस हो जाएगी और मूवमेंट्स जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तो ये काजेस भी हो सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के डेवलप होने के।
नंबर 3 पे आ गया कि या तो आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो, ठीक है ना, यानी आपकी जो सर्वाइकल डिस्क है उसके अंदर आपकी नर्व जो है वो पिंच हो जाए। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होती है इसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर के अंदर डिस्कस की। टू रूल आउट फ्रोजन शोल्डर, सो स्पेशल टेस्ट में आपका आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल टेस्ट जो फ्रोजन शोल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कैप्सुलर पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप रूल आउट करते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन इज ग्रेटर देन, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन बहुत लिमिटेड है, किससे, अबडक्शन से, अबडक्शन इज ग्रेटर देन इंटरनल रोटेशन। इसके अलावा आपके पास आ जाता है एप्लीज स्ट्रेच टेस्ट और कुछ एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट। ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इनका प्रोटोकॉल क्या होता है, इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। हम मैनेजमेंट की बात करें फ्रोजन शोल्डर की, तो आपकी फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले आ गया कि आपने क्या करना है कि पेन को कंट्रोल करना है, यानी कि एनसिड्स वगैरह आपने प्रिस्क्राइब करना है। इसके अलावा आपकी फिजियोथेरेपी आ गई। फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे कि आपने पेन को कंट्रोल करने के लिए आपने हीट थेरेपी देनी है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की जानिब आपने जाना है, थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड की जानिब जाना है, आपने पेंडुलम एक्सरसाइजेस आप करवाओगे पेशेंट को, पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाओगे, जॉइंट मोबिलाइजेशन आप करवाओगे पेशेंट को। और अगर इन सब से भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा होता तो लास्ट स्टेज ये होता है कि पेशेंट सर्जरी की जानिब चला जाता है। सो व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।